जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए और आप सभी का जो है लेक्चर 1 फिजिक्स में हो भी गया। इसी तरीका से जो है आपको ऑल सब्जेक्ट मिलते जाएगी और आप सभी का जो है कोर्स हम लोग कोशिश करेंगे कि सितंबर से पहले जो है खत्म कर दे, यानी कि अगस्त में जो आपका कोर्स जो है पूरा का पूरा फाइनल ऑल सब्जेक्ट कर दे। तो उसके बाद हम लोग फिर रिवीजन चलेंगे, दोबारा आपका जो है कोर्स स्टार्ट होगा और फिर क्रैश कोर्स भी करवाएंगे। मतलब इतना सारा करवा देंगे कि आपको कोई चीज की जरूरत ही ना पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं इसका लेक्चर 2, यानी कि पार्ट 2 हम लोग इस वीडियो में इसका हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जो जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए यार, क्योंकि ये सभी तो कंपलसरी चीज है ना, ये सभी तो जरूरी है, ये सभी तो करना बनता ही है ना। जैसे अब खाना खाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, हाथ धोते हैं, उसी तरह से वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए और खाना खाने के बाद क्या करते हैं, फिर से हाथ धोते हैं, उसी तरीका से वीडियो देखने के बाद फिर कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए बाकी आप सभी का एक कमेंट आता है, क्या एक कमेंट आ रहा था कि सर जो है आप पगड़ी बांध के क्यों आते हैं। ये हमारी, देखिए हमारी पहचान है। हमारी पहचान क्या है कि जिससे ही ये पगड़ी देखेगा समझ जाएगा कि ये बिहारी है, ठीक ना। और बिहारी होने पे हमको बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम बिहार में जो है जन्म लिए, बस इसीलिए जो है पगड़ी बांध के आते हैं, हमको अच्छा लगता है। और लोग यहाँ पे बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ते हैं, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया। तो क्या है ना कि इसको देख के जो है ना समझ जाएंगे बच्चे लोग कि हाँ हम कहाँ से हैं, समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि बिहारी से और बिहारी है, इसलिए ये बांध के आते हैं। ये हमारी पहचान है, पगड़ी हमारी पहचान है ये। चलिए तो हम लोग कर रहे थे क्या कि प्रकाश का परावर्तन। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग देखिए देखने वाले सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक जो आज की क्लास में हम लोग करने वाले। पहला जो चैप्टर आपका 4 वीडियो में जाएगा, 4 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग तो बहुत सारी चीजें कर चुके थे, तो अब जो है हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं क्या, देखिए किधर गया, हम लोग अब पढ़ने वाले दोस्त प्रतिबिंब, सॉरी इससे पहले एक चीज और छूट गया था। इससे देखिए यहाँ तक जो हम लोग कर लिए थे, परावर्तन के नियम हम लोग देख लेते। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज छूटा हुआ है क्या कि समतल दर्पण पर लंबवत होता है दोस्त 90 डिग्री, यानी जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है ये, इस पे लंबवत अगर कोई किरण जो है पड़ती है, मतलब कि 90 डिग्री बना के आती है, जैसे ऊपर से किरण आ रही है ये, है ना। समतल पड़ने मतलब लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, जब अगर कोई दर्पण पे, समतल दर्पण पे जो अगर कोई किरण इस तरीके से आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है, जो हमसे पूछ रहा है। इसका जो परावर्तन कैसे होता है, जो देखिए जैसे ये सीधे जा रही है ना तो सीधे ही लौट जाती है। आप खुद देखिए ना, अगर टॉर्च ऐसे मारते हैं, मान चलिए यहाँ पे आप मार रहे हैं टॉर्च, यहाँ पे मान चलिए कि आप टॉर्च मार रहे हैं, तो यहाँ से तिरछा मार रहे हैं तो जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, है ना। अगर आप सीधे मार रहे हैं तो सीधे अगर इसके मारिएगा तो ये सीधे आएगा, मतलब कि अगर सीधे ऐसे करके टॉर्च मारते हैं तो क्या होगा, उसे सीधे ही आएगा एकदम। तो वही अगर जिस पथ पे आ रहा है उसी पथ पे क्या होगा, लौट जाएगा। आप लोग तो देखे हैं ना कि अगर देखिए इतना पे जा रहा है तो इतना ही उधर भी चल जाएगा, मतलब इतना डिग्री पे बना के मान चलिए कि 30 डिग्री पे आ रहा तो 30 डिग्री पे लौट जाएगा। मान चलिए कि और सो गया, है ना, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से जो परावर्तन होगा और सो जाएगा, मतलब कि सॉरी और सो जाएगा, इस तरीके से और सो जाएगा। अगर पूरा एकदम नीचे से आ रहा है तो ये भी एकदम नीचे से भागेगा, समझ रहे ना। अगर पूरा एकदम मान चलिए एकदम ऐसे करके आ रहा है तो ये जाएगा भी इसी तरीके से। अब अगर ऐसे खड़ा आ रहा है तो ये भी लगभग खड़े जाएगा, और एकदम सीधे आ रहा है तो सीधे चल जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को, यानी कि 90 डिग्री बना के आ रही है तो 90 डिग्री पे यानी कि सीधे जो है लौट जाएगी। तो वही देखिए इसका आंसर में लिखेगा कि प्रकाश के किरण लंबवत जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे, बोलेगा कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह अब ऑप्शन में रहेगा, सीधे निकल जाती है, बी में रहेगा उसी पथ पे वापस चल जाती है, सी में रहेगा कि दोनों, सी में रहेगा दोनों, और डी में से रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सीधे निकलेगी। सीधे कहने का मतलब कि इस तरीके से इधर चलाएगी नहीं ना, ये दर्पण है ना, तो दर्पण के अंदर कहाँ से आएगी, नहीं ना, इस पे क्या होगी, उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, यानी जिधर से आया उसी पे चल जाएगा वो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। चलिए कंप्लीट हो जाएगा एकदम, मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेना। अब अगला देखिए हमारे पास प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। देखिए ये एक औरत है, ये अपने आप को देख रही है ना, ये अपने आप को क्या कर रही है, देख रही है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझिए प्रतिबिंब होता है क्या। तो देखिए प्रतिबिंब होता है, परिभाषा ही पढ़ के बता देते हैं, ठीक ना, तो समय कम लगेगा और ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे नहीं तो फिर आपको पहले फिगर बना देते हैं।
पहले आपको जो है फिगर बनाते हैं। ठीक, देखिए हम दो फिगर बनाएंगे यहाँ पे, दो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारे पास एक दर्पण है, ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक ना। लेकिन ये अभी मान के चलिए कि एक हमारे पास ये दर्पण, अब इससे जो है दो किरण आ रही है। सबसे पहला ये किरण इधर आई तो ये इधर से लौट गया, ठीक है। एक दूसरा किरण है जो कि है जो यहाँ से मतलब वस्तु है समझिए, यहाँ से इस तरीके से गया और ये इधर लौट गया, ठीक है। मतलब कि इधर जा रहा है और यहाँ से टकरा के इधर आ गया। तो जहाँ पे कट किया वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रतिबिंब। जहाँ पे कट करता है वहाँ पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। और ये क्या है, ये हमारा वस्तु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा वस्तु। यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ये हमारा वस्तु, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप एक चीज क्या देखे हैं कि ये किरण, यहाँ से दो किरण गुजरा। आपको तो मालूम है प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो किरण की आवश्यकता होती है। जैसे मान चलिए ये मोमबत्ती है, आपको पहले भी बताए हुए हम, ये मान चलिए कि हमारे पास क्या है, मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती से जो है किरण जो है चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है ना, ये चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। लेकिन हमको सभी की जरूरत नहीं, हमको मात्र इसके दो किरण की आवश्यकता है ना, दो किरण की आवश्यकता है। तो एक किरण ऐसे लिए सीधे और एक किरण इस तरह का से, तो दोनों कट कहाँ किया, यहाँ पे। जहाँ पे कट करता है वहीं पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। ये है, मान चलिए कि वस्तु यहाँ पे, ठीक है, वस्तु यहाँ पे, तो दो किरण इससे भी लेते हैं, एक ऐसे लिए तो ये जो है इधर भाग गया, ठीक। एक सीधे लिए तो ये जो है यहाँ से टकरा के इसी पे आ जाएगा, इसी पे आ गया, ठीक ना। तो अब क्या होगा कि ये जो है इधर आते जाएगा और वो जो है उधर जाते जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों कभी कट करने वाला, जैसे यहाँ पे दोनों कट किया था उस तरीका से यहाँ पे कट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे ना कि जब आगे इधर नहीं कट हो रहा तो इसके पीछे मिला के देखेंगे, यानी दर्पण के पीछे। इसको रंग भी दीजिएगा, नहीं रंगिएगा ना तो आर पार हो जाएगा ना, ठीक। तो इसको हम लोग पीछे मिला के देखेंगे। तो इसको हम पीछे मिला के देखते, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों कट कर रहा है, दोनों कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। जहाँ पे कट कर रहा है वहीं पे प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब, ठीक। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये तो वस्तु है ना, वस्तु है। तो आप एक चीज गौर किए होंगे, क्या एक चीज आप गौर किए होंगे कि यहाँ पे तो कट गया सेम टू सेम, मतलब कि दोनों किरण एक्चुअल में कट गया। और यहाँ पे एक्चुअल में नहीं कटा, इसको पीछे मिलाया, जबरदस्ती खींचे तब कटा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई यहाँ पे आदमी आंख लगा के देखे, है ना, अगर कोई आदमी यहाँ पे आंख लगा के देखे तो क्या होगा, जो बताइए। या तो फिर आप देखिए, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, तो रुकिएगा, चलिए सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, बाइक का चाबी निकालना भूल गए थे हमको, अभी याद आया तो फिर निकाल, चलिए नहीं तो बाइक चोरी हो जाता। हाँ, तो क्या यहाँ पे थे, ये देखिए आपको बता दिए थे कि ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये एक प्रकार का है कि ये डायरेक्ट जो है दोनों कट किया। और यहाँ पे क्या हुआ, कि एक किरण इधर से गया तो ये इधर आ गया, और एक यहाँ पे जो यहाँ पे गया तो ये इधर ही टकरा के, मतलब इधर, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो दोनों तो कभी कटने वाला है नहीं। तो इसको हम लोग पीछे मिला के देखे, तो जहाँ पे पीछे मिला के देखे, जहाँ पे कट किया वहीं पे हमारा प्रतिबिंब, तो ये हमारा बन गया प्रतिबिंब और ये था वस्तु। अब देखिए क्या होगा ना कि अब है ना, चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अब हम लोग मान चलिए कि यहाँ पे हम आग लगा के देख रहे हैं, ठीक ना। अब आग लगा के मान चलिए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर यहाँ से आग लगा के देखेंगे तो हमको लगेगा ना, हमको क्या लगेगा, यहाँ से मान चलिए हम अपना आंख लगा के इसे करके तिरछे देख रहे हैं, तो हमको लगेगा कि जो प्रकाश है वो यहाँ से आ रहा है। प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। लेकिन रियली में ऐसा नहीं है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ना, वस्तु से ना, समझ रहे हैं। जैसे आप समझिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ऐसे ही देते हैं, है ना, ऐसे ही देते हैं। जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे कि एक कांच का टुकड़ा लिया, ठीक। अब एक कांच का टुकड़ा सूरज पर ऐसे करके जो है ना, सूरज के सामने ऐसे रखे हुए, और आप नीचे में उसको ऐसे करके घुमा दिया, तो आपके आंख पे मार रहा लाइट। तो आपको क्या लग रहा है कि जो प्रकाश जो है कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से। आपको क्या लगेगा कि प्रकाश जो है, वो लड़का बोलेगा अरे हटाओ इधर से, है ना। तो आपको क्या लगेगा कि वो जो प्रकाश जो उसके पास जो जा रहा है वो आईना से निकल रहा है, लेकिन आईना से थोड़ा ना निकल रहा। वो प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, वो प्रकाश तो सूर्य का आया आईना पे, और आईना से उधर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीका से यहाँ पे कि इसको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा, ये कहाँ से आ रहा है, ये तो यहाँ से आ रहा है ना। तो इस टाइप से देख लिए कि यहाँ पे
आपको जो है दोनों जो है कट गया, दोनों जो है कट गया, इसको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन इसको पीछे मिलाने की जरूरत पड़ गया, यानी इसको जबरदस्ती हम लोग मिलाए। और जब भी इस तरीका से डॉट डॉट करके मिलाते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब कि हमारे दो प्रकार के प्रतिबिंब होता है, एक ये और एक ये। इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसको रियल में कट गया, इसको हम लोग को घींच पीच नहीं करना पड़ा, ये रियल में कट गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है कि जब किसी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें अगर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। देखिए दर्पण से टकराया, ये भी देखिए दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद दोनों एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पे भी वही होता है कि दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे को कट करती हुई प्रतीत पड़ती है ना, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। हमको तो वैसा ही ना लग रहा है कि जैसे यहाँ पे किरण आ रहा है तो कुछ ही लगेगा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, लेकिन रियल में तो यहाँ पे है ना, तो एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप लोग हल्का फुल्का, अब परिभाषा से आप लोग समझिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब देखिए किसको बोलता है कि जब किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु कौन, किसी बिंदु मतलब ई, किसी बिंदु मतलब कि ये, और किसी बिंदु का नहीं मतलब ये, किसी बिंदु, ठीक है। तो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, सबसे पहले देखिए दर्पण से परावर्तन हो रहा है ना, दर्पण से परावर्तन, देखिए यहाँ पे भी दर्पण से जो है परावर्तन हो रहा है, दर्पण से इधर परावर्तन हुआ, यहाँ पे भी दर्पण से परावर्तन इधर हुआ, यहाँ पे भी दर्पण से परावर्तन इधर हुआ, यहाँ पे भी दर्पण से परावर्तन इधर ही हुआ। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, पश्चात मतलब कि बाद है ना, इसको जी इधर से कर लीजिएगा, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं, देखिए जिस बिंदु पर, जैसे ही मतलब क्या हुआ, परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करते हैं, देखिए परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, ये बात हो गया। या समझिएगा, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए या जिस बिंदु से आती हुई, हमको इसी बिंदु से ना, अगर यहाँ पे आग लगा के देखेंगे तो यहीं पे ना हमको पता चलेगा कि किरण जो है यहाँ से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ से। तो वही बोल रहा है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, समझ में आ गया ना, कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद तो आपको बता दें कि प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। सबसे पहला कौन, तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर ये है, काल्पनिक प्रतिबिंब का फिगर ये है। इसके बाद देखिए आप वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा भी देख लीजिए कि क्या होता है। वही चीज होगा जैसे अभी इसमें क्या होगा कि एक दूसरे को कट करके इसमें एक आती हुई प्रतीत होगी, है ना। देखिए तो किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें, निकलती बोलिए या आती बोलिए, बात एक ही है ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, उसे यहाँ से हटा दीजिएगा, उस बिंदु से यहाँ पे किया करती है, हाँ, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब है कि लिखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, इसमें आती हुई प्रतीत होती है, इसमें कटती हुई प्रतीत होती है ना, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला है आपका, देखिए एक बात आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि फुल पढ़ाना के लिए, मतलब कि फुल कोर्स आप लोग करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मात्र 249 रुपया में, मात्र 249 रुपये में आप सभी के लिए बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है ना, जिसका नाम है एक्सरे बैच। जिसका नाम क्या है, एक्सरे बैच। तो इसको जाके जल्दी जल्दी से आप लोग बाई कर लीजिए। कहाँ पे मिलेगा, तो जाइए प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए बाल स्टडी, है ना,
BAALSTUDY है ना, बाल स्टडी जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा एक्सरे बैच। ये हमारा ही ऐप है जिसका लोगो आपको ये वाला दिखेगा, ये वाला जाके डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। चलिए अब है आगे देखिए, ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। अब है अगला देखिए है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण, सबसे पहले समतल दर्पण बनाएंगे, ये हमारे पास है समतल दर्पण, इसको रंग देंगे। अब इससे प्रतिबिंब का निर्माण करना था। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, पहले वस्तु रहेगा और वस्तु से हमको दो वो किरण लेना पड़ेगा तभी ना प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना। तो मान चलिए हमारे पास वस्तु ही है, अब दो किरण लेंगे, है ना, ये क्या है, वस्तु है, नाम लिख दीजिएगा, ये हमारा हो गया वस्तु। अब दो किरण की हमको आवश्यकता पड़ेगी ना, तो दो किरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखिए ये वाला हो गया, मान चलिए कि ये वाला हमारे पास हो गया इधर, ये एक किरण इधर आ गया। अब आप लोग जान रहे हैं कि ये सीधे आ रहा है तो सीधे उसी पे लौट जाएगा, है ना। अब दूसरा किरण लेते हैं, मान चलिए इस तरीका से, तो यहाँ भी ये आया तो ये इधर भाग जाएगा। तो अब तो दोनों कट कर रहा है नहीं, क्योंकि ये जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ से टकराया तो उधर ही ना भागेगा, उधर भागेगा। आयु जो है इधर जाते रहेगा, तो दोनों तो ये इधर ऐसे करके भागेगा, तो कभी तो कटने वाला है नहीं। अब आपको मालूम है अगर नहीं कटता तो हम लोग है ना जबरदस्ती काट देंगे, एकदम काट देंगे देखिए है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पीछे मिला के देखेंगे, इस तरीके से पीछे मिला के देखेंगे। कहाँ पे कट किया, यहाँ पे, जहाँ पे कट करेगा वहीं पे तो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना। जहाँ पे कट करता है हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वहीं पे बनता है, यानी कि ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या क्या चीज हुआ है जो समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि जितना बड़ा आपको वस्तु लग रहा है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा लग रहा है कि नहीं, मतलब बड़ा छोटा हो गया, लेकिन लगभग में समझिए, मान के चलिएगा उतना ही होता है, ठीक है, ठीक है ना, बड़ा छोटा हो गया, है ना। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है। अब आप लोग देखते होंगे कि आईना है आपके बीच, है ना, आपके पास मान के चलिए आईना, मतलब समतल दर्पण कहने का मतलब कि आईना, तो जो आपके घर वाला जो आईना है, तो अब आईना के सामने अगर आप खड़ा है और मान चलिए कि आईना से आप 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो आपका प्रतिबिंब भी 5 मीटर के दूरी पे ही खड़ा रहेगा। अगर आप ढेर दूरी भाग जाते हैं, मान चलिए 100 मीटर भाग जाते हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी कहाँ भागेगा, 100 मीटर भाग जाएगा। अगर आप एकदम अगुआ में इसे आ जाते हैं ना अपना फेस देखने लगे, सॉरी, है ना। तो अगर आप ऐसे एकदम आगू में आ जाते हैं तो आपका भी प्रतिबिंब जो है वो आगू में आ जाएगा, मतलब समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, नहीं उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता। उल्टा प्रतिबिंब देखिए कब बनता है, देखिए उल्टा किसको बोलते हैं, जो समझिए उल्टा किसको बोलते हैं, ये ऐसे है तो ऐसे, इसको बोलते हैं उल्टा। तो का हम लोग का उल्टा बनता है, मतलब अगर हम लोग आईना में देखते हैं तो हम लोग का सिर नीचे और पाँव ऊपर दिखता है, ऐसा नहीं ना होता है। क्या क्या चीज होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समझिए, देखिए इसका प्रकृति में लिखिएगा। सबसे पहला तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, क्योंकि डॉट डॉट में है दोस्त, देखिए डॉट डॉट में है, जैसी डॉट डॉट हम लोग पीछे करके जहां पे भी मिलाएंगे समझिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ए में रहेगा वास्तविक, बी में रहेगा काल्पनिक, सी में रहेगा कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा काल्पनिक इसमें बनता है, हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। एकदम दिमाग में खोल के बैठा लीजिए इसको, ठीक ना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए सीधा बनता है, इसके बाद कैसा बनता है, सीधा। इसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधा। आप लोग खुद देखिए ना, खुद देखिए, अब हम लोग का सीधा ना प्रतिबिंब बनता है, हम लोग का ऐसा थोड़ा ना कि उल्टा ऐसे है तो ऐसे दिखता है, ऐसा नहीं ना दिखता है, ऐसी अगर ऐसे है तो ऐसे ही दिखता है ना, समझ रहे हैं ना, सीधा बनता है। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा है कि जितने दूरी पर वस्तु होता है, जितने दूरी पर वस्तु होता है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है। अभी आपको बोले ना कि दर्पण के आप जितने दूरी पर रहिएगा प्रतिबिंब आपको उतने ही दूरी पे बनेगा। ये ना कि आप यहाँ पे है तो प्रतिबिंब आपका एकदम सट जाएगा। अभी बोले ना कि अगर आप अगुआ में जाइएगा तो प्रतिबिंब आ जाएगा, अगर आप 100 मीटर दूरी भाग जाइएगा तो प्रतिबिंब आपका 100 मीटर दूरी भाग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। अगर आप 5 मीटर लंबा है तो प्रतिबिंब में भी आपको 5 मीटर ही लंबा दिखाई देगा, समझ रहे हैं ना। मतलब आदमी तो 5 मीटर नहीं होता है, 5 फीट मान लीजिए, है ना। और तीसरा देखिए, अगला देखिए हमारा कि पार्श्विक उल्टा। देखिए पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब कि आप लोग देखिए, एक होता है उल्टा। उल्टा क्या होता है कि जैसे देखिए ये वाला चीज है ना, तो इसको उल्टा हम लोग कैसे बोलते हैं, ये हो गया उल्टा। लेकिन एक होता है पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा कैसे होता है समझ रहे हैं, जैसे देखिए ये है ना, ये
तो ये हो गया आपका पार्श्विक उल्टा। इसको बोलते हैं क्या, पार्श्विक उल्टा। कहने का मतलब कि अगर आप आर ऐसे लिख रहे हैं ना तो पार्श्विक उल्टा होगा तो आर ऐसे दिखेगा, ये होता है पार्श्विक उल्टा, ठीक ना। तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग खुद इमेजिन किए होंगे कि अगर आप खाना खा रहे हैं, है ना, और आईना अगर सामने है तो आप खाइएगा ये हाथ से तो लगेगा कि हम ये हाथ से खा रहे हैं, आईना में लगता है ना, मतलब कि पार्श्विक उल्टा बनता है, उल्टा नहीं पार्श्विक उल्टा बनता है। तो आपको समतल दर्पण भी समझ में आ गया होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, और प्रतिबिंब जो है वस्तु जो है दर्पण से जितना पीछे रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए इसके बाद है क्या कि पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं जो समझिए। देखिए गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। इस तरीका से याद रखना। देखिए किसी खोखले गोले, गोला जो है क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। खोखला मतलब कि समझ रहे हैं ना, खोखला मतलब कि खाली, खोखला मतलब कि अंदर से क्या खाली, भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। इस तरीका से क्या खाली, अंदर से क्या खाली। अब इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। इसको क्या करते हैं, दो भागों में इस तरह से, इस तरीका से क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये वाला भाग इधर आ गया और ये वाला भाग इधर आ गया। अगर इसको हम पीछे से रंग देते हैं, क्या करते हैं, इसको पीछे से और इसको जो अंदर से रंग देते हैं, तो ये हमारा दो प्रकार का दर्पण हो गया, एगो ये और एगो ये, ठीक ना, एगो ये और एगो ये। तो जब अगर इसके अंदर बाहर से अगर रंगल रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास जो है ना थोड़ा नीचे में, अच्छा इधर बगल में, तो ये जो हमारा कौन सा दर्पण होगा, जो देख ध्यान दीजिए, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये जो हमारा हो जाएगा कौन सा दर्पण, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक ना। और ये वाला जो चीज आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। समझ में आ गया। तो गोलीय दर्पण समझिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो ये देखिए हमारे पास गोला है और खोखला है, तो इसका जो परावर्तक सतह है किसी खोखले गोले का है ना भाग है, ये किसी खोखले गोले का भाग है, तो इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर ये बाहर से रंगल रह गया, मतलब इसका बाहर से कलई, देखिए इसको हम लोग रंगल भी कहते हैं, या तो कलई बोलते हैं, या तो रजजित भी बोलते हैं, मतलब रजजित कर देना, या तो कलई कर देना, या तो रंगल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। देखते होंगे दर्पण आईना जो रहता है उसके पीछे क्या होता है, रंगा हुआ था, तभी तो अपना फेस हम देख पाते हैं ना, नहीं तो ये बार से ऊपर दिखने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ। तो अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण होगा, और अगर इसका परावर्तक सतह किधर है, इसका परावर्तक सतह ये है ना, इस साइड ना, तो अगर इसका परावर्तक सतह उठा रहेगा तो उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा दर्पण दो प्रकार के यहाँ पे हो गया, गोलीय दर्पण में दर्पण दो प्रकार के, पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक ना। गोलीय दर्पण के आधार पे, गोलीय दर्पण के आधार पर दर्पण दो प्रकार के, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, देखेंगे उसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, है ना, और अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे कि उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। बस हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेगा कि गोलीय दर्पण का परिभाषा, कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो ये हमारा पास हो गया एक, इसका देखिए परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो यानी कि उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ, तो यानी कि हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एकदम अच्छे से एकदम याद रखना A to Z। और बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो बैच को बाई आप तो करवे कीजिए, ठीक ना, अपने साथियों को भी बोलिए बैच को बाई करने के लिए। चलिए इसके बाद देखिए आपका गोलीय दर्पण को परावर्तक सतह के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अभी बताया ना कि गोलीय दर्पण को जो है परावर्तक सतह के आधार पर दो भागों में बांटा है, सबसे पहला अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल का फिगर कैसे, तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, और उत्तल का कैसे, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। बस इस तरीका से याद करना, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा, वही लिखिएगा कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो,
है ना, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं कि जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा, उभरा का एक मतलब उठा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा उठा, है ना, ब्रैकेट में क्या कर लीजिएगा उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हमारे पास देखिए कुछ ये चीजें हैं जो कि हम लोग समझते हैं। ये वाला चीज, ये वाला है क्या, इसको हम जो है आपको फिगर में यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये चीज है हमारे पास, ठीक ना। अब ये जो है गोला है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम जो है रंग देते हैं इस तरीका से, इस तरीका से, ठीक, इस तरीका से। और यहाँ से यहाँ जो है इसको हम जो है हटा देते हैं। ये इसलिए किए थे ताकि हमारा गोल पर आ जाए, ठीक ना, दिमाग लगाएंगे अपना। देखिए अब ये तो कोई खोखला, ये यहाँ से यहाँ तो क्या होगा, ये हमारा एक दर्पण होगा, ये हमारा क्या है एक दर्पण। अब ये दर्पण जो है ये किसी खोखले गोले का भाग होता है, इसलिए ये डॉट डॉट किए हुए, मतलब कि देखिए गोला है, ये क्या है गोला। जैसे इसको हम पहले अभी हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक, हटा दिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है, हमारे पास क्या है, एक दर्पण है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है। आपको तो मालूम है कि इसका परावर्तक सतह इधर जो है उभरा हुआ है, और उभरा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। तो ये कोई खोखले गोले का भाग है, आप खुद देखिए ना, ये जो कोई खोखले गोले का भाग है, अगर कोई खोखले गोले का भाग है तो इसका तो केंद्र होवे करता है, इसका केंद्र होगा ना, केंद्र को हम लोग सी से बोलते हैं, केंद्र को हम लोग क्या से बोलते हैं, सी से बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो दर्पण जो आप देख रहे हैं, ये दर्पण कौन, ये वाला दर्पण, ये वाला जो आप दर्पण यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, ये दर्पण के मध्य भाग, ये दर्पण का मध्य भाग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में कोई तो मध्य भाग होगा। मध्य भाग कहाँ होगा, यहाँ समझिए बीच बीच में। तो इसके मध्य भाग को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल, तो उसका शुरू वाला लेटर हो जाता है पी, है ना, पी। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो मध्य भाग जो होता है उसको पी से बोलते हैं। और ये जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है, इसको हम लोग सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब पी क्या हो गया, पी हो गया ध्रुव हो गया, पी क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी। अब ये देखिए ध्रुव और ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र। ये दोनों को मिलाने वाली को जो रेखा है ना, ये दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या बोलते हैं प्रधान अक्ष, या क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं या तो प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक ना, मुख्य अक्ष बोलते हैं या तो प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये चीज हो गया। अब कुछ और होते हैं यहाँ पे, समझिएगा। इसके बीच ये ध्रुव जो देख रहे हैं और ये जो वक्रता केंद्र जो देख रहे हैं, इसके भी मध्य भाग को, इसके भी मध्य भाग को यहाँ पे, इसके भी मध्य भाग को क्या हम लोग बोलते हैं, इसके भी मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये ध्रुव और ये वक्रता, इसका ऐसे परिभाषा कुछ अलग होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ये अभी बता रहे हैं। इसके आगे जब हम बताएंगे फोकस पे आएंगे, बस अभी आपको दिमाग में सेट करने के लिए आपको बता रहे हैं क्या कि ध्रुव ये हो गया हमारे पास ध्रुव, और ये हमारे पास क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य भाग को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक ना, फोकस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज देखिए, ये हमारे पास है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र। ये दोनों के बीच के दूरी को हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। आप खुद देखिए ना, ये वक्रता केंद्र कोई खोखले गोले का भाग है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देते, त्रिज्या आर होता है ना, त्रिज्या क्या होता है, आर। तो वहीं पे तो ये भी है ना, ये भी यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे तो उसके बीच की दूरी कितना होगा, आर होगा, ठीक, आर होगा। और ये देखिएगा, ये क्या है हमारे पास, ध्रुव और फोकस। ध्रुव और फोकस क्या चीज बचा, ध्रुव और फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। एफ हो गया फोकस, एफ क्या हो गया हमारे पास, फोकस, एफ हो गया फोकस। और स्मॉल एफ क्या हो गया, फोकस दूरी, स्मॉल एफ हो गया फोकस दूरी। एक चीज और है, एक चीज और क्या है, आर। आर को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से चलते हैं। एक ये हो गया उत्तल दर्पण ना। अब अवतल में देखते हैं, तो और अच्छा से आपको भी जो है कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छा से। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया, ठीक है। इसको जो हम लोग इस तरह का से डॉट डॉट कर देते हैं, कोई खोखले गोले का भाग, ठीक ना। अब उसको जो अंदर वाला जो है हटा देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे करना है इसको, जो क्योंकि ये कोई खोखले गोले का भाग है, इसको तो पहले सबसे पहले बाहर से रंगेंगे तब ना ये अवतल दर्पण होगा। इसको अवतल दर्पण हम लोग बना देते हैं, ठीक है। चलिए
इसके मध्य भाग को हम लोग क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र। और इसके जो ये यहाँ पे जो बीचों बीच होगा दर्पण के मध्य भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं, इसको पी से बोलते हैं, ठीक है, पी बोल दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देखिए क्या करेंगे कि ये जो है इसको मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ काला वाला दिख रहा है ना, काला वाला दिख रहा है, ये वाला मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष। आप लोग तो यहाँ पे समझ गए, वही चीज है, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या बताए हैं इसके बाद होता है क्या, इसके बाद जो समझिए, इसके बाद ये हो गया, देखिए वक्रता केंद्र, और ये हो गया ध्रुव, इसके मध्य भाग को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ये हो गया। अब आपको बताएं कि ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव, ये दोनों के मध्य भाग के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ये दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब सभी का एक करके परिभाषा देख लेते हैं। आप लोग ये दोनों फिगर को जो है पार लीजिएगा एकदम अच्छे से, आपको अच्छा से दिख भी रहा होगा, ठीक ना। ऐसे तो यहाँ पे ना अच्छा लगता है, लेकिन मोबाइल में देख रहे हैं ना तो थोड़ा ठीक लग रहा है। चलिए अब एक करके परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले ध्रुव के बारे में जानते हैं क्या होता है, लिखिएगा कि दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। अभी तो आपको चिल्ला के बता रहे थे। दूसरा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला ध्रुव और ये वाला वक्रता केंद्र, यही दोनों को मिलाते हैं ना, तो क्या कहते हैं इसी को, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यही वाला हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अगला है फोकस। ये होता है, देखिए इसका परिभाषा कुछ अलग है ना। ये चीज अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसीलिए समझाएंगे नहीं, बस खाली आपको पढ़ के बता देते हैं, ठीक ना। बाकी हम अपने से समझाने के लिए आपको फोकस बता देते क्या कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य भाग को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, अपने से समझाने के लिए। बाकी ये जो फोकस है अभी आपको समझ में आ जाएगा, अगले क्लास में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी अभी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, देखिए अभी हल्का से बता देते हैं। ये देखिए हमारे पास दर्पण है, और ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाता है इस तरीके से, ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया F, और ये हमारा हो गया C। अगर ये देखिए मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाता है ना दर्पण से टकराने के बाद, वो फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, फोकस, हर हाल में फोकस से गुजरेगा। अगर दर्पण से टकराएगा और कैसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, तब वहां से जो टकरा के जब लौटेगा वो फोकस से ही गुजरता। तो यही बात यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, देखिए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ना, उसे बिंदु को हम लोग दर्पण का फोकस कहते हैं। इसी को तो हम लोग दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन आपका है, अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, जो ध्यान देते हैं, ये हो गया, C हो गया, ये हो गया, F हो गया, ये हो गया, P हो गया। P और इसके बीच की दूरी को ना वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, है ना। P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यही देखिए है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, P मतलब कि ध्रुव, C मतलब वक्रता केंद्र, P ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है ना। इसके बाद देखिए फोकस दूरी, तो वही फोकस दूरी किसको बोलते हैं, ये ध्रुव जो देख रहे हैं और ये जो फोकस, इसके बीच की दूरी को ना बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा, इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है, और बाकी अगर कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए हाँ, इसके बाद चलिए देखिए उत्तल दर्पण। हम लोग उत्तल दर्पण देख रहे हैं ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे और 2 नंबर में बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 2 नंबर में भी बनेंगे। क्वेश्चन से एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम हेडलाइन में एकदम MBBI कर लीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे और 2 नंबर में भी पूछे जाएंगे। कैसे पूछेगा जो समझिए। सबसे पहले देखिए कि पूछेगा कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण किस दर्पण कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल दर्पण को। देखिए क्या लिखा हुआ, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये बोला जा रहा है। क्यों कहते हैं तो इसका रीजन तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ से एक चीज पता चल गया कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, तो उत्तल दर्पण आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और हर हाल में पूछा जाएगा। हर एक बार एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछेगा। जब आप एग्जाम दीजिएगा तब पूछेगा, इसलिए याद रखना इसको, ठीक ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपसारी दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब क्यों कहते हैं जो समझिए। अपसारी का मतलब होता है दोस्त फैलाना। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। अपसारी का मतलब होता है क्या, फैलाना। और एक होता है अभिसारी। एक क्या होता है, अभी समझिएगा, एक होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि एकत्रित करना, एकत्रित यानी कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना, ठीक ना।
तो देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ये देखिए हमारा है उत्तल दर्पण, ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण। आप लोग को देखिए बताए होंगे, फिगर में बताए हैं, आपको दिखा देते हैं, डायरेक्ट फिगर दिखा देते ज़्यादा चलेगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पहले प्रतिबिंब हम बताए हुए दो प्रकार के, ये आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण, और ये क्या है अवतल दर्पण। इसका देखिए ना परावर्तक सतह उठा हुआ है ना, इधर की ओर उठा हुआ है, इसका मतलब कि उत्तल दर्पण होगा। अब ये देखिए उत्तल दर्पण है, तो इससे जब प्रकाश की किरण जब गुजरा तो क्या हुआ, ये देखिए उधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, मतलब कि इसको फैला रहा है, इसको क्या रहा कर रहा है, फैला रहा है। तो जब जो फैलाता है, अब तो हम तो अभी को बोले ना कि अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अपसारी का मतलब क्या होता है फैलाना, तो इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है किरणों को फैलाता है, किरणों को क्या करता है फैलाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक ना। और देखिए और यहाँ पे देखिए, पहले आपको दिखाया था, उसके बाद फिर आपको बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किधर गया यार, हाँ देखिए इसके बाद देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना, तो अवतल दर्पण को जो है ना अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना, अभिसारी का मतलब क्या होता है एकत्रित करना। तो आपको चलिए दिखाते हैं कि एकत्रित, देखिए ये हमारे पास है अवतल दर्पण, ये हमारे पास क्या है अवतल दर्पण है, ये हमारे पास क्या है अवतल दर्पण। अब ये क्या कर रहा है कि किरणों को एकत्रित कर रहा है, कैसे? यहाँ से किरण गया तो ये यहाँ का, यहाँ पे ये किरण गया तो ये यहाँ का, देखिए एकत्रित किया कि नहीं, इकट्ठा किया कि नहीं, एक जगह इकट्ठा किया। तो इसलिए जो है अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दर्पण को किरण को क्या करता है एक जगह इकट्ठा करता है ना, अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि वो जो किरणों को जो है ना वो फैलाता है, किरणों को क्या करता है फैलाता है, मतलब अपसारित कर देता है। अपसारित मतलब फैलाना, तो किरणों को फैला देता है, इसलिए उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जो है किरणों का करता है फैलाता है, इसलिए उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण जो है वो किरणों को क्या करता है अभिसरित करता है, अभिसरित मतलब एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब चलिए इसका जो डिफिनेशन था वो लिख लीजिए, जो बोले हैं वही डिफिनेशन है बस। तो इस तरीके से याद रखना, एकदम बाल स्टडी से अगर आप पढ़ रहे हैं है ना, बाल स्टडी से एकदम पढ़ रहे हैं तो आपको A to Z कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। और बाकी हमको तो जान ही रहे हैं, अगर नहीं जान रहे तो माय नेम इज विकास चौधरी। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, यह कि वही मुख्य अक्ष, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे, तो ये इधर भाग जाता है ना, ये इधर भाग जाता है, और एक गया इधर, तो ये टकरा के इधर भाग जाएगा। तो वही लिखा हुआ मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन, देखिए परावर्तन मतलब होता है टकरा के लौटना, तो परावर्तन के बाद अपसारित मतलब फैला देना, अपसारित मतलब फैला देना, अपसारित कर देते यानी कि फैला देती है ना, इसलिए इसे अपसारित दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए इसके बाद आप लोग देख लीजिए अवतल दर्पण मतलब अभिसारित मतलब एकत्रित करना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने के पश्चात, देखिए ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, ये किरण जा रहा है, इस तरीके से एक किरण गया, इस तरह इसको क्या किया एक जगह इकट्ठा कर लिया ना, इसको एक जगह क्या किया इकट्ठा। तो वही देखिए लिखा हुआ अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने, आपतित मतलब कि किरण जाने का जो जा रहा है वो है ना, आपतित होने के पश्चात सभी किरणें जो भी किरणें हैं सभी किरणें, यानी दो किरण गुजारे ना, अगर 3 गुजारते तो भी यहीं पे आता, 4 गुजारते तो भी यहीं पे आता, तो सभी किरणें फोकस पर मिलती है। सभी किरणें कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे फोकस पर मिलती है। फोकस पे या तो फिर यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ठीक ना। फोकस या तो हो सकता है कि डायरेक्ट मान चलिए कि और किरण जो है यहीं से गुजर रहा है, यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अतः अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगला देखिए हमारा है F और R में संबंध। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2, F बराबर R/2 आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। बाकी अभी हम लोग 38 पेज तक पढ़ चुके हैं, अभी हमको 55 पेज तक पढ़ना है, यानी कि 17 पेज और है। लेकिन 17 पेज में फिर भी आपको जो 2 क्लास आपको लग ही जाएंगे, है ना, 2 क्लास लग ही जाएंगे, क्योंकि उधर जो है इसमें तो 1 क्लास लगेगा और 1 क्लास में और आप भी आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर दर्पण सूत्र उसको भी प्रूव करना है। तो आपको A to Z करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, बस हमारे साथ जो है जुड़े हुए रहना। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है, हमको मालूम है कि अच्छा लगता है, क्योंकि हम एकदम मेहनत के साथ पढ़ाते हैं ना। बोलते हैं ना तो पेट दर्द करता है, एकदम समझिए अंदर से आवाज़ निकलता है, पेट से आवाज़ निकलता है, यहाँ से जोर देते हैं ना, बोलते हैं तो पेट दर्द रहता है। लेकिन कोई बात की नहीं, हम आपके लिए हैं, तो आप भी हमको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है भाई? वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए बाकी आप सभी
इतना किए होंगे, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।